अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद उस्मान दानिश आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में आपको खुशामदीद है। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर 7 डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने जो इससे पहले 6 लेक्चर्स में पढ़ा उसका हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। उसके लिए जो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर्स का एक रिव्यू प्रिपेयर किया आपके सामने एक टेबल की शक्ल में। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि वाई वी नीड अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था वाई वी नीड अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स पढ़े। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी। वो जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ टेबल पे। सबसे पहले बिज़नेस पढ़ा कि बिज़नेस क्या होता है, कि हर कोई लीगल एक्टिविटी या रेगुलर एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट की जाए उसको हम बिज़नेस कहते हैं। अकाउंटिंग पढ़ा कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। सेल्स के बारे में पढ़ा कि गुड्स का सेल करना और गुड्स को एक फॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल से उसको तैयार शुदा माल की शक्ल में बेचना, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। परचेज़ जो है वो मैंने आपको बताया था कि गुड्स को परचेज़ करना परचेज़ कहलाता है। सेल्स रिटर्न्स जो है वो आपको मैंने बताई थी कि सेल्स जो हैं वो हम लोग सेल्स रिटर्न्स जो हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने गुड्स बेचा और वो हमें वापस आ गया, जो हम लोगों ने गुड्स बेचा और वो हमें किसी चीज़ की वजह से, डिफेक्टिव होने की वजह से या गलत क्वांटिटी होने की वजह से वापस आ गया, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न्स बोलेंगे। उसके बाद था परचेज़ रिटर्न्स कि जो हम लोगों ने माल ख़रीदा, गुड्स ख़रीदा, उसको हम लोगों ने जो जिस बंदे से माल ख़रीदा उस सूरत में हम लोगों ने उसको वापस कर दिया, और ताकि कोई डिफेक्टिव था शायद या उसमें कोई फ्लॉ था, फॉल्ट था, तो उसको परचेज़ रिटर्न्स बोलेंगे। तो गुड्स क्या है? गुड्स जो है वो जिसका हम कारोबार करते हैं, जिस चीज़ का, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। इसकी डिटेल से हम लोगों ने डिस्कशन भी की थी। जिन लोगों को हम उधार पर माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी होते हैं। क्यों डेटर्स होते हैं? क्योंकि हमने उनसे पैसे वसूल करने होते हैं। जिनसे हम लोग उधार पर माल ख़रीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। तो डेटर्स को हम लोग एसेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनसे हमने पैसा आना होता है, और क्रेडिटर्स जो हैं ये हमारी लायबिलिटी हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको पेमेंट करनी होती है। इसी तरह से एसेट्स हैं वो तमाम चीज़ें, वो तमाम असासाजात जो बिज़नेस की पोजेसन में होते हैं और बिज़नेस को बेनिफिट दे रहे होते हैं, फाइनेंशियली बिज़नेस में बेनिफिट दे रहे होते हैं बिज़नेस को, उसको उनको हम एसेट्स कहते हैं। और ऐसी तमाम जिम्मेदारियाँ जो बिज़नेस ने अदा करनी है, जैसे बैंक लोन है और सारी चीज़ें, उनको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं जो हमने वाजिबुल अदा हैं हमारी तरफ। ठीक है, एसेट्स क्या हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लायबिलिटी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये सारे के सारे। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, ये सारे क्या हैं? एसेट्स। लायबिलिटीज़ क्या हैं? अकाउंट्स पेएबल, जैसे ये क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसे एक्स्ट्रा निकलवा लिए, वो लायबिलिटी है। तो जो आपने फ्यूचर में वाजिबुल अदा है उसको हम लोग लायबिलिटी बोलेंगे। प्रोप्राइटर ओनर होते हैं। कैपिटल ऐसे मतलब जिनको हम लोग ये समझ लें कि प्रोप्राइटरशिप में जिसको हम लोग पैसा ओनर लगाता है बिज़नेस में, उसको वो जो पैसा जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, बिज़नेस के ओनर को प्रोप्राइटर कहते हैं, जो पैसा सारा लगाता है। और उसको जो पैसा लगा होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन दी फॉर्म ऑफ एसेट्स भी हो सकता है, अदर एसेट्स भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैश की शक्ल में ही पैसा इन्वेस्ट किया जाए।
हो सकता है किसी बिल्डिंग की शक्ल में या किसी लैंड की शक्ल में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो वो सारे का सारा जो भी वो चाहे लैंड की शक्ल में, बिल्डिंग की शक्ल में या कैश की शक्ल में करे, उन सारी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है ओनर्स इक्विटी। उसके बाद है एक्सपेंसेस, अखराजात जो बिज़नेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ताकि बिज़नेस को आमदनी हो, बिज़नेस को रेवेन्यू आए, इनकम्स आए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। उसके बाद है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ क्या है, हम लोग सेल्स करते हैं, वो सेल से हम लोगों को जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनको रेवेन्यूज़ बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यूज़ में से अगर एक्सपेंसेस लेस कर दें तो बाकी जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं वो 10 रुपये की है और आगे आप उसको बेच रहे हैं 12 रुपये की, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 2 रुपये। यानी कि रेवेन्यू 12 रुपये हुआ, एक्सपेंसेस 10 रुपये, और जो आपने उससे अर्न किया, एक्स्ट्रा कमाया, वो 2 रुपये। उसके बाद है एंट्री। एंट्री मैंने आपको बताया था कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग को कहते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम एंट्री है। किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है एंट्री, एक ख़ास तरीका होता है उसका एंट्री को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो हम लोग एंट्री का हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भी कि जनरल एंट्रीज एक्चुअली करते कैसे हैं। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिटेल से बता दी थी। डिस्काउंट के बारे में भी बताया था। डिस्काउंट के बारे में आपको ये बताया था कि जो पैसे आप डिडक्शन हो जाती है, कटौती हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी को बुक लेने गया हूँ, वो कहता है ये 550 की बुक है, 550 रुपीज़ की, आप मुझे 500 दे दें, तो वो जो कटौती होगी 50 रुपये की, ठीक है, वो हमें डिस्काउंट मिल गया उसकी तरफ से, तो उसको हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं ऐसे डिस्काउंट को जो हमारे थ्रू बारगेनिंग हम लोग जो डिस्काउंट करवाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू बारगेनिंग हम डिस्काउंट करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई पुराना कस्टमर है या वो हमसे बल्क में माल ख़रीद रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स ख़रीद रहा है, तो हम कोई डिस्काउंट दे देते हैं लिस्ट प्राइस के ऊपर, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाता। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है ये है कि अगर हम लोग किसी को पेमेंट जल्दी पेमेंट कर दें तो उसके ऊपर जो हमें अमाउंट मिलेगी उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को हमने उधार पे माल बेचा है और उधार के ऊपर माल बेचने के बाद हम लोगों ने उसको कहा है कि भाई तुमने इसको 30 दिन के अंदर वापस करना है, वो कहता है अगर मैं आपको 10 दिन में पैसे वापस कर दूँ तो फिर हम उसको कहेंगे कि ठीक है तुम 10 दिन में कर दो, ऐसी सूरत में हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे अगर तुम जल्दी पेमेंट कर दोगे, अपने वादे से जल्दी पेमेंट कर दोगे। तो ऐसे डिस्काउंट को जो वादे से जल्दी पेमेंट कर दी जाए वो कैश डिस्काउंट कहलाते हैं। क्लियर है जी आपको, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हम लोग डिस्कस करने गए थे, लास्ट लेक्चर में भी किया। आज दोबारा से इसको मैं एलेबोरेट करूँगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा आपको एक और एंगल से भी बता सकूँ। तो ये मैंने आपको बताना था कि एसेट्स इक्वल हैं लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के। एसेट्स किसके इक्वल हैं, लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो लायबिलिटीज़ जो हैं, लायबिलिटीज़ ये भी अकाउंटिंग क्वेश्चन का हिस्सा है और इसी तरह से ओनर्स इक्विटी भी अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो इन तीनों से मिलकर जो है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनती है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ होती हैं एसेट्स, एसेट्स इधर रहे, ये उधर चला जाएगा, माइनस ओनर्स इक्विटी, एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। तो एसेट्स को माइनस कर देंगे ओनर्स इक्विटी में से तो लायबिलिटीज़ रह जाएंगी, यानी कि ओनर्स इक्विटी इधर चला गया तो माइनस हो गया। इसी तरह से अगर हम लोगों ने ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट करनी है तो हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, ओनर्स इक्विटी इधर ही रह गई, लायबिलिटीज़ को उठाएंगे इस तरफ ले जाएंगे। लायबिलिटीज़ का कोई साइन नहीं है, जिसका कोई साइन ना उसका साइन प्लस होता है। तो लायबिलिटीज़ को उठाया यहाँ से और हम लोग दूसरी तरफ एसेट्स वाली साइड पे ले गए, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई।
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। लिहाजा आप लोगों ने तीनों फॉर्मेशंस देख ली अकाउंटिंग इक्वेशन की कि किस किस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। जब हमें एसेट्स मालूम करना हो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जब हम लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जब हम लोग ओनर्स इक्विटी को फाइंड करेंगे तो हम लोग ऐसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको इस तरीके से समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इनमें से तीनों में से किसी दो वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। अगर हम लोगों को ये हो कि अगर सिर्फ लायबिलिटीज़ दे दी जाएँ और हमें ये पूछा जाए कि ओनर्स इक्विटी और एसेट्स फाइंड आउट करो तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसी तरह से अगर हमें एसेट्स दे दिए जाएँ और कहो जी लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करो तो नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने एसेट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ये गिवन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग आगे देखें तो ओनर्स इक्विटी जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये माइनस हो रहे हैं ना। ठीक है, तो ये भी एक बात का भी मद्देनज़र रखना है कि जो ओनर्स इक्विटी है ये माइनस में नहीं आ सकता आंसर। तो एसेट्स हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होंगे और लायबिलिटीज़ कम अमाउंट में होगी, तभी इनका आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह से लायबिलिटीज़ हैं एसेट्स ज़्यादा अमाउंट में और ओनर्स इक्विटी कम अमाउंट में, तभी ये लायबिलिटीज़ की फॉर्म में आएंगे। तो ये तो हो गया एक ओनर्स इक्विटी अकाउंटिंग क्वेश्चन के हवाले से थोड़ा सा। अब आगे चलें, आगे हम लोगों ने ये देखना है कि इक्विटीज़ क्या होते हैं। एक अभी आपने पढ़ा ओनर इक्विटी। ठीक है, ये ओनर इक्विटी है क्या? ओनर इक्विटी असल में कैपिटल को बोलते हैं। ओनर्स इक्विटी किसको बोलते हैं? कैपिटल को। ये जो हम लोगों ने पीछे टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी मैंने आपको दिखाई, ये देखें, ये कैपिटल है ना, इसको ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। ये क्या है? ओनर्स इक्विटी। तो एक्सटर्नल इक्विटी क्या होता है? एक हो गया ओनर्स इक्विटी और एक हो गया एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी क्या हुआ? एक्सटर्नल इक्विटी स्टूडेंट्स, it means the right of outsiders on the assets of the business. It is also called external equity. कहता है ये है right of the outsiders। किसका? outsiders का right। किस चीज़ पे right होना? हक होना, right हक होना। on the assets of the business, business के assets के ऊपर right होना जो है वो external equity को show करता है। The outsiders have the right on the assets of the business। कहता है वो outsiders जो हैं वो उनका right of the business on the business कब बनता है? वो assets के ऊपर कब अपना हक जिता सकते हैं? To the extent of loan given by them, जब वो business को लोन देते हैं तो फिर उनके assets के ऊपर उसका right होता है। For example, मैं इसकी एक थोड़ी सी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एग्जांपल देता हूँ। For example, एक दुकानदार है, उसने आपसे पैसे ले लिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, ठीक है, आपने उससे 1 लाख रुपया ले लिया, आपने उसको 1 लाख रुपया दे दिया। वो दुकान वाला आपसे 1 लाख रुपया आपका जानने वाला था या किसी वाये से आया था, किसी रेफरेंस से था। तो स्टूडेंट्स, उसने आपसे 1 लाख रुपया लिया। 1 लाख रुपया लेने के बाद उसने क्या किया कि अपनी शॉप के ऊपर जाकर बैठ गया। अब उसने मुकर्रर वादा किया था कि मैं 30 दिन के अंदर 1 लाख रुपया दे दूंगा। अब आपका उसकी दुकान के साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, सिर्फ आपका उस बंदे के साथ ताल्लुक़ है कि उसने आपको 1 लाख रुपया अदा कर। अब जब वो 1 लाख रुपया नहीं दे सका तो आप उसके पास शॉप पे जाओगे, भाई पैसे नहीं दिए, कहता जी मुझे थोड़े दिन का टाइम और दे दें। हम कहते हैं चलो ठीक है ले लो। फिर 10 दिन गुजर गए जो उसने मोहलत ली थी, फिर हम लोग जाते हैं, भाई पैसे, कहता जी मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। हमने 10 दिन और दे दिए, 2-3 दफ़ा उसको टाइम दिया मगर उसने पैसे नहीं दिए। एटलीस्ट हम लोगों को पुलिस के पास जाना पड़ा। पुलिस ने कहा अदालतों में क्या जाना है, यहीं पे फ़ैसला कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है जी, अच्छी बात है, करवा दें फ़ैसला। वो कहेगा जी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उसके एसेट्स ही हुए ना, वो उसके एसेट्स ही थे। फ्रिज है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो वो वैसे तो उसके लिए गुड्स की हैसियत रखते हैं, मगर गुड्स अकाउंटिंग क्वेश्चन में अगर देखें तो वो एक एसेट की ही एक शक्ल है।
गुड्स जो है वो काउंटिंग क्वेश्चन में एसेट की ही एक शक्ल, एसेट की ही एक किस्म, ठीक है। जैसे कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, मोटर व्हीकल्स एसेट है, इसी तरह गुड्स भी एक एसेट है। लिहाजा हम लोगों ने क्या किया, पुलिस की मदद से हम लोगों ने जितने हमारा 1 लाख था, 1 लाख का हमने उसके एसेट्स उठा लिए, तो हमारा उसके एसेट्स के ऊपर राइट बन गया। क्यों राइट बना? इसलिए राइट बना भाई कि उसने हमारे पैसे नहीं दिए। अब ज़रा दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ें। इट मीन्स द राइट ऑफ आउटसाइडर्स ऑन एसेट्स ऑफ द बिज़नेस। हमारा राइट कब बनता है बिज़नेस के ऊपर? यह है एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी बाहर के लोगों का आपके बिज़नेस में जो पैसा लगा हुआ है उसको हम एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं। जो बाहर के लोगों का आपके बिज़नेस में पैसा लगा होता है उसको हम एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं। बाहर के लोगों का कैसे पैसा लगता है? टू द लोन, टू द एक्सटेंट ऑफ लोन गिवन बाय देम। वो जो हमें जिस हद तक लोन देते हैं उस हद तक उनका हमारे एसेट्स के ऊपर राइट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक लोन एट्सेट्रा। क्रेडिटर्स जो हैं जिन्होंने उधार के ऊपर हमें माल बेचा हुआ है, हमने उनसे ख़रीदा हुआ है, हमने उनसे पैसे हमने उनको पेमेंट करनी है, तो वो क्रेडिटर्स हैं। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया हुआ, किसी रिश्तेदार से लोन लिया हुआ, किसी भी किस्म का लोन जो है वो क्रेडिटर्स। इस तरह से ये इक्विटीज़ क्या हो, इक्विटीज़ 2 तरह की हमने पढ़ ली। एक हो गई ओनर्स इक्विटी, एक हो गई एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल का लफ्ज़ी मतलब होता है बैरूनी। एक्सटर्नल का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? बैरूनी, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर होना, ठीक है। तो एक्सटर्नल इक्विटी हो गई। उसके बाद देखें हम लोग ओनर इक्विटी को इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं कि ये हमारा अपना पैसा है। इक्विटी ऐसा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। इक्विटी का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इक्विटी का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हुई हुई है जो ओनर ने की हुई है। तो ये क्या है? ये घर की बात है, यानी कि इंटरनल इक्विटी ये बिजनेस का अपना पैसा है। एक्सटर्नल इक्विटी घर की बात नहीं, बाहर की बात है। ये कौन सा पैसा लगा हुआ है? बिजनेस के बाहर के लोगों का बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। कल को अगर हम अदा नहीं करते तो हमें अपने एसेट्स बेच के उन पैसों को अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इक्विटी, इक्विटीज़ की समझ आ गई आपको? इक्विटीज़ 2 तरह की, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इक्विटी ओनर्स इक्विटी है और एक्सटर्नल इक्विटी कौन सी है? वो जो हम क्रेडिटर्स, बैंक लोन या रिश्तेदारों से लोन लिया हुआ वो सारी की सारी एक्सटर्नल इक्विटी में आ जाता है। नेक्स्ट देखें आप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने काउंटिंग क्वेश्चन की अब उसकी तरफ जाना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो ये आज की हमारा लास्ट जो है वो 6 इलस्ट्रेशन 6 वो हैं ट्रांजैक्शंस। इनको हम लोगों ने आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले देखें अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीरियल नंबर, उसके बाद है ट्रांजैक्शंस। ये सारी ट्रांजैक्शंस, ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी क्या हैं? ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स अफेक्टेड, इससे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? अब है ये अकाउंटिंग क्वेश्चन ही, इसमें हमारे एसेट्स और इक्विटीज़, इक्विटीज़ कौन सी हैं? मैंने अभी आपको पहले बताया, इक्विटीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों की बात कर रहा है, यानी कि कैपिटल और वो जो लायबिलिटीज़ हैं उनको इक्विटी बोल रहा है। लायबिलिटीज़ को भी इक्विटी बोला जाता है। तो लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी जो है ये इक्विटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन ज़रा अगर हम देखें तो उसमें देखें, कहता है कैपिटल ब्रॉड इन द बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल क्या है? वो पैसा जो बिज़नेस में लेकर आया है। कौन लेके आया भाई? ओनर लेके आया। कैपिटल ब्रॉड इन द बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल बिजनेस में पैसा लेकर आया, कौन लेकर आया है? ओनर लेके आया। इससे क्या हुआ? कैश इंक्रीज़ हो गया। क्या हुआ? कैश इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ। कैश क्या है बिज़नेस के लिए? एसेट। तो ये एसेट के फॉर्म में लिख दिया। बिज़नेस में पैसा आया तो बिज़नेस में कैश बढ़ा ना, तो कैश है क्या? एसेट है। इस तरह से बिज़नेस में पैसा आया तो बिज़नेस का कैपिटल भी बढ़ा, तो कैपिटल क्या है? इक्विटी है, इंटरनल इक्विटी है हमारी, इक्विटी के कॉलम में आ जाएगी। तो ये कैपिटल इंक्रीजेस। इसके बाद देखें दूसरे नंबर पे, इस बात की क्लियर हो गई आपको ट्रांजैक्शन की? ये समझ आ गई आपको? परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट फॉर कैश। अब फर्नीचर बिज़नेस में आया, जब हमने फर्नीचर ख़रीदा बिज़नेस से, एक फर्नीचर एसेट है और एक कैश भी तो एसेट है ना।
तो फर्नीचर वाला एसेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि बिज़नेस में आ रहा है, और कैश वाला एसेट डिक्रीज़ कर रहा है, कैश वाला एसेट डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो कम हो रहा है क्योंकि हमसे कैश जा रहा है और फर्नीचर में आ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट इधर नहीं होगा, ये दोनों ही एसेट्स हैं तो ये एसेट के ही कॉलम में दोनों ट्रीटमेंट्स होंगी। इस तरह गुड्स फॉर कैश है, हमने परचेज़ किया गुड्स फॉर कैश, गुड्स जो है वो ख़रीदा है कैश के ऊपर, तो ये भी दोनों एसेट्स हैं। कौन कौन से? एक है गुड्स और दूसरा है कैश। तो गुड्स बढ़ रहा है ना बिज़नेस में, तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है, गुड्स इंक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? बिज़नेस पैसा खर्चे या कोई चीज़ ख़रीदे तो कैश कम होता है ना, तो हमने कैश कम कर दिया और गुड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए, गुड्स बिज़नेस में माल आ गया। फिर है परचेज़ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज़ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने गुड्स ख़रीदा तो गुड्स तो बढ़ा, गुड्स एसेट है, एसेट के कॉलम में आ जाएगा, गुड्स इंक्रीज़ हुआ, और क्रेडिटर्स जो हैं ये इंक्रीज़ हुए। क्रेडिटर्स कौन है? वो लोग क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स क्या हैं? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या हैं? लायबिलिटी। तो जब हम लोगों ने पैसे अदा करने हैं किसी को और अब हम लोगों ने मज़ीद माल ख़रीद लिया है और उनको भी अदा करने हैं, तो ये क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या है? इक्विटीज़, कैपिटल इंक्रीज़, क्रेडिटर्स इंक्रीज़। तो पेमेंट टू क्रेडिटर जब करेंगे तो फिर हमारा कैश कम होगा क्योंकि हमने पेमेंट की है, तो कैश कम हो गया, कैश डिक्रीज़, कैश एसेट है, एसेट के कॉलम में आ जाएगा, कैश डिक्रीज़ हो गया, और क्रेडिटर्स भी डिक्रीज़ होंगे। ज़ाहिर है हम लोगों ने अब कम पैसे लोगों के देने हैं, हमने कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट्स कर दी हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी क्या है? इक्विटी है हमारी, तो इक्विटी क्रेडिटर्स के नाम से कम हो गई। इस तरह से सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट, हमारा क्या बढ़ा? हमने गुड्स सेल आउट किया कैश के ऊपर, ठीक है, तो जब गुड्स सेल आउट करेंगे कैश के ऊपर तो कैश तो बढ़ेगा क्योंकि हमने गुड्स बेचा है तो कैश आया, और गुड्स कम हो गए मगर गुड्स कम हो गए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट वाला मैंने कॉलम खाली छोड़ दिया, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करना है। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि जो चीज़ कम हो रही है अकाउंटिंग क्वेश्चन में उसको कम इंक्रीज़ के डिक्रीज़ के फॉर्म में लिखना है, और जो चीज़ ज़्यादा हो रही है उसको हम लोगों ने इंक्रीज़ की फॉर्म में लिखना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद है कि आप रेगुलर ये लेक्चर जो है वो अटेंड कर रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपने वक़्त को ज़ाया होने से बचाएं और आजकल इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इतनी डिटेल से हम लोग नॉर्मली अपने वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, जैसे हम लोग स्लाइड्स पे पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। उसके लिए हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करें, तो इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।